आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस में। इसमें मैं आपको 12वीं कक्षा के समाजशास्त्र विषय के चैप्टर वाइज एमसीक्यू बहुत ही आसान शब्दों में करवाऊंगी, जो आपको बहुत ही आसानी से न केवल समझ आ जाएंगे बल्कि साथ ही साथ याद भी हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 12वीं कक्षा के एक महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ के एमसीक्यू का पार्ट 2 करवाऊंगी। पार्ट 1 आप इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राज्य की शक्तियों का विभिन्न स्तरों में विभाजन क्या कहलाता है। विभिन्न स्तर यानी कि एक हायरार्की, जैसे ऊपर से नीचे तक शक्तियों का विभाजन क्या कहलाता है। केंद्रीयकरण, संस्कृतिकरण, विकेंद्रीकरण या सत्रीकरण। इसका सही आंसर है विकेंद्रीकरण। ये लोकतंत्र को बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंचाने में कारगर सिद्ध होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कौन सा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से सरकार लोगों के लिए नीतियों का निर्धारण करती है। इसके ऑप्शन हैं: पुलिस राज्य की स्थापना करना, सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना या समाजवादी राज्य की स्थापना करना। इसका सही आंसर है सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यह लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए सरकार को प्रेरित करती हैं। ये संविधान के द्वारा अधिकार संरक्षित नहीं है, लेकिन लोगों के जीवन के लिए बहुत ही मूलभूत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 45वें संशोधन द्वारा या 47वें संशोधन द्वारा। संविधान के मौलिक रूप में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और वो संशोधन था 42वां संशोधन, जिसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। 1976 में ये पास हुआ था और इसमें सभी भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था। इसमें बाद में भी संशोधन होकर एक नया कर्तव्य और जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 35 तक किया गया है। तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 32। और सही आंसर है जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है। और ये सभी जो अनुच्छेद हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, जिसमें महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन का अधिकार भी दिया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5, पंचायती राज संबंधित 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। पंचायती राज के लिए 1992 में एक 73वां संविधान संशोधन किया गया था और उसे कब लागू किया गया। 24 अप्रैल 1991 में, 24 अप्रैल 1993 में, 24 अप्रैल 1995 में या 26 अप्रैल 1997 में। इसका सही आंसर है 24 अप्रैल 1993। और इसके द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था में शासन का तीसरा स्तर जुड़ गया, स्थानीय स्वशासन। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की कौन सी विशेषता है। यानी कि जो पंचायती राज है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। दूसरा, पंचायत संस्थाओं के नियमित चुनाव। तीसरा, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। या चौथा, उपरोक्त सभी। तो पंचायती राज संस्थाओं में ये सभी की सभी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, पंचायत के 3 स्तर हैं: ग्राम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद।
पंचायतों के लिए नियमित चुनाव होते हैं, जिसकी अवधि 5 वर्ष है। हर 5 वर्ष के बाद चुनाव किए जाते हैं। पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इनके चुनाव करवाने के लिए नया एक राज्य निर्वाचन आयोग को बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, पंचायती राज प्रणाली में सबसे ऊपर वाली संस्था का क्या नाम है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जिला परिषद। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 73वें व 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के अनुसार स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 73वां ग्राम पंचायत से संबंधित है या गांव की पंचायत से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन नगरों के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो इन दोनों के अनुसार स्थानीय शासन में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 20%, 13%, 23% या 33%? और इसका सही आंसर है 33%। महिलाओं को इन संस्थाओं में 1/3 आरक्षण दिया गया है। 1/3 पद पर केवल महिलाएं ही चुनी जा सकती हैं। ये महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, स्थानीय शासन में महिलाओं की 33% भागीदारी में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? टोटल 33 में से आगे एससी और एसटी की महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 7%, 17%, 27% या 30%? इसका सही आंसर है 17%। प्रश्न नंबर 10, मेघालय की खासी जनजाति की पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक वंश की अपनी एक परिषद होती थी, जिसे क्या कहा जाता था? दरबार कुर, राज दरबार, खासी पंचायत या वन पंचायत? इसका सही आंसर है दरबार कुर। जनजातियों की अपनी अपनी पंचायतें होती थी और उसके द्वारा ही उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र पाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर है दरबार कुर। प्रश्न नंबर 11, वन पंचायत कौन से राज्य में प्रचलित है? वन पंचायत वह पंचायत हैं जो महिलाओं के द्वारा संचालित हैं। इनमें महिलाओं के द्वारा अपने वनों की न केवल रक्षा की जाती है, बल्कि छोटे छोटे पौधों को पहले रोपा जाता है और फिर उन्हें पहाड़ी ढलानों पर लगा दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन है बिहार, असम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। और सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की महिलाएं वनों के प्रति बहुत सचेत हैं और वहाँ पर उन्होंने वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन भी चलाया था। जब ठेकेदार वनों को काटने के लिए आए थे तो महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी कि पहले उन्हें काटो फिर वनों को काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक सहभागिता का कौन सा औचित्यपूर्ण साधन है? औचित्यपूर्ण का मतलब है कौन सा उचित साधन है। राजनीति में भाग लेने का कौन सा उचित साधन है? राजनीतिक दल बनाना, चुनाव में भाग लेना, सरकार का विरोध करना या उपरोक्त सभी? ये सभी साधन बिल्कुल उचित हैं। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल उसकी नींव होते हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा ही लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या भारतीय साम्यवादी पार्टी? और इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी नई पार्टी है जिसकी स्थापना 1980, बहुजन समाज पार्टी 1984 और भारतीय साम्यवादी पार्टी 1925 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? क्या कार्य राजनीतिक दल नहीं करते? चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, कानूनों के निर्माण में सहायता करना या विदेश नीति तय करना? का सही आंसर है विदेश नीति तय करना। बाकी सभी काम राजनीतिक दलों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन विदेश नीति सरकार के द्वारा तय की जाती है। प्रश्न नंबर 15 देखिए,
इनमें से कौन सी दबाव समूह की विशेषता है? संगठन, समान हित, निर्दलीय प्रकृति या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। दबाव समूह वह समूह हैं जो राजनीति में भाग नहीं लेते, यानी कि चुनाव में भाग नहीं लेते, सरकार का निर्माण नहीं करते, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव डालकर अपने हितों को पूरा करवाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। उनमें संगठन भी होता है, उनके हित समान होते हैं और निर्दलीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए होते। प्रश्न नंबर 16 देखिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? यह भारत का सबसे पुराना दबाव समूह कहा जाता है। 1910, 1920, 1924 या 1928? इसका सही आंसर है 1920। अगला प्रश्न देखिए। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? यह भी एक दबाव समूह है जो किसानों के हित के लिए बनाया गया था। 1932, 1936, 1942 या 1946? इसका सही आंसर है 1936। प्रश्न नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है? विश्व हिंदू परिषद, आर्य प्रतिनिधि सभा, बजरंग दल या शिवसेना? इसका सही आंसर है शिवसेना। शिवसेना महाराष्ट्र का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और एनडीए सरकार का सहयोगी दल भी है। प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1952 या 1 अप्रैल 1953? पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं? पंचवर्षीय योजनाएं सरकार के द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए बनाई गई योजनाएं होती हैं, जिसमें अपने संसाधनों को ध्यान में रखकर अपने उद्देश्यों को तय किया जाता है। सरकार के द्वारा ये पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1951 से शुरू की गई थी। पहली योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी, क्योंकि 5 साल की थी, इसलिए 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 और फिर 1 अप्रैल 1956 से आगे अगली योजना, दूसरी योजना शुरू हो गई थी। अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 1917 में अब इन्हें बंद कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 20 देखिए। पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल किस देश से लिया गया था? पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल, यानी कि हमने ये पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर देश का विकास करने का जो हमने एक लक्ष्य रखा था, ये किस देश का मॉडल था? यूएसएसआर, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी? क्या आंसर है इसका सही? यूएसएसआर। ब्रिटेन नहीं है। कहीं आप ब्रिटेन को सही सोचो कि अंग्रेज यहाँ पर थे और उन्होंने ही ये मॉडल दिया था। नहीं, यह मॉडल हमने यूएसएसआर यानी कि रूस से ये मॉडल लिया है। तो ये थे आज के 20 प्रश्न, जो चैप्टर 3 भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ का पार्ट 2 था। अब ये लेसन कंप्लीट हो चुका है और आपको ये वीडियोस कैसे लगे कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, व बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी से अगले चैप्टर्स के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। धन्यवाद।